हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद शिवी पर। आज पढ़ेंगे गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है गॉस लॉ। होता क्या है? दिस लॉ हेल्प्स अस to find flux associated with closed surface. Flux associated with closed surface. ठीक है, और वो सरफेस आपका कैसा होना चाहिए? वो सरफेस आपका कैसा होना चाहिए? वो सरफेस आपका होना चाहिए कैसा? वो सरफेस आपका होना चाहिए, उस सरफेस को क्या बोलेंगे? वो सरफेस आपका होगा गॉसियन सरफेस। क्या होगा? गॉसियन सरफेस। क्या होगा आपका? गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ कहता क्या है कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे जो Q होना चाहिए वो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, या कुल मिला के आप अगर कह दो तो फाई क्या होता है? फाई होता है EA इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बोलता है गॉस लॉ। ठीक है, कि मतलब जो फ्लक्स लिंक होगा, ठीक है, फ्लक्स किससे लिंक? फ्लक्स लिंक किसी क्लोज सरफेस से जो कि किसी चार्ज को इंक्लोज करता हो, वो बराबर होगा किसके? Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, ठीक है, इसकी कुछ गॉस लॉ की प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला, इट इज एप्लीकेबल फॉर all closed surfaces. It is applicable for all closed surfaces. कैसा भी सरफेस हो, अगर वो सरफेस क्लोज है तो उसमें आपका गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, गॉस लॉ आपका एप्लीकेबल होगा। अगर सरफेस, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ठीक है, अगर पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपका सरफेस क्लोज नहीं है, अगर आपका सरफेस क्लोज नहीं है तो पहले उसको क्लोज करें। और कैसे क्लोज करें? सिमेट्रिकली क्लोज करें। ठीक है, इफ सरफेस इज ओपन, close it symmetrically. Close it symmetrically. जैसे मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ठीक है, और यहां इस सरफेस पे ऐसे एक चार्ज रखा हुआ है, जैसे, ठीक है, फिर मैं आपको कोई दिखाता हूं। जैसे ये एक सरफेस है, समझिए, ये एक सरफेस है। अब अगर मैंने चार्ज इसके अंदर यहां रख दिया, देखो जरा, तो और इसको बंद कर दिया तो ये क्लोज है। लेकिन अगर कोई चार्ज यहां रखा है, यहां बाहर इस सरफेस पे, तो ये क्लोज नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? तो करना क्या पड़ेगा आपको? ठीक है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए
अगर ये सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है, अब देखिए अगर एक चार्ज अंदर रखा हुआ है, जैसे अगर एक चार्ज मैं यहां मान लेता हूं, देखो एक चार्ज आप मान ले कि इसके अंदर रखा हुआ है यहां, तो ये तो इनक्लोज है सरफेस से। लेकिन अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है, ये देखिए सरफेस पे, तो आपको ये ओपन है, इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज कैसे, सिमेट्रिकली करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही सरफेस से। तो ये एक ऐसा ही सरफेस, इससे मैंने इसको क्लोज कर दिया ये। अब आपको पता है अब जो चार्ज था वो इन दो सरफेस से इनक्लोज हो गया, और ये टोटल इनक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए एक सरफेस को कितना मिला, तो आप कहोगे इस सरफेस को कितना मिला, आप कहोगे कि ईच सरफेसेस को कितना मिला फ्लक्स, तो वो आपको मिला कितना, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से मेरी बात को समझिए कि पहले आपको करना क्या है, आपको उस सरफेस को क्लोज करना है, ठीक है। अगर क्लोज है तो गॉस लॉ एप्लीकेबल है, लेकिन अगर क्लोज नहीं है, अगर ओपन है तो उसको क्लोज करना है। ध्यान से समझिए क्लोज कैसे करना है, क्लोज उसको सिमेट्रिकली करना है। सिमेट्रिकली मतलब सेम सरफेस से ही करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्या किया, आपने एक पेज लिया और आप चाहते हो कि इस चार्ज को इनक्लोज करना है और आपने इससे कर दिया, तो आपको पता है ये सिमेट्रिकली नहीं है। सिमेट्रिकली से करना है मतलब सेम सरफेस से करना होगा, ठीक है। तो आपको सेम सरफेस से करना होगा, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब जरा मेरी बात को और सुनिए, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब और गॉस लॉ को डीप में लेके चलते हैं, और गॉस लॉ को डीप में लेके चलते हैं। देखिए पहले जो मेन कंडीशन होगा कि गॉस लॉ आपका लगेगा कहां, गॉस लॉ आपका लगेगा कहां, तो आपने कहा गॉस लॉ अप्लाई होगा किस पे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है, an imaginary surface on which Gauss law holds, अब इस सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इस सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, इस सरफेस की पहला कि ये सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए विद चार्ज लिंक्ड इनसाइड इट। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये सरफेस क्लोज सरफेस होना चाहिए और इसके अंदर चार्ज लिंक्ड होना चाहिए या चार्ज आपका इनक्लोज होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, दिस सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट where E is to be calculated. Where E is to be calculated मतलब जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से भी ये पास करना चाहिए। जैसे एक ये मैंने आपको बताया है कि कंडक्टिंग स्फीयर बनाया और मैं चाहता हूं कि मैं इस सरफेस पे इसके सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस दूर में चाहता हूं कि क्या मैं पता करूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। अगर इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा, जैसे किसी ने ऐसे बना दिया और आप कह रहे हो मैं यहां पता कर रहा हूं, तो ये गलत है।
आपको क्या करना है, जैसे मान लेते हैं आपको इसके अंदर पता करना है, तो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये कि स्फीयर है, आपको इसके सरफेस से पता करना है, तो आपको पता यही है गॉसियन सरफेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहां पता करना है तो गॉसियन सरफेस यहां से पास होना जरूरी है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो जरा, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका गॉसियन सरफेस है, जो उसका शेप है, ठीक है, जो आपका शेप है वो क्या होना चाहिए, वो सोर्स के सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो सोर्स के आपका सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, क्यों? ताकि जो फील्ड हो वो सारे पॉइंट पे क्या हो, परपेंडिकुलर। जैसे अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। अब मान लेते हैं अगर कोई लाइन चार्ज है, ये देखो ऐसे, अगर कोई लाइन चार्ज है तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। कैसा? अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। और कोई लाइन चार्ज है तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा। अब आपने कहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पॉइंट चार्ज से जो भी फील्ड निकलेगा वो इस स्फेरिकल सरफेस के भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपका गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि वो सिमेट्रिकल हो, मतलब जो फील्ड लाइंस हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो उस सरफेस के हर पॉइंट पे कैसा रहे, परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी है आपकी गॉसियन सरफेस की, कि पहला कि एक तो क्लोज होना चाहिए, सेकंड वो उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और थर्ड कि उस जो गॉसियन सरफेस का शेप होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उससे फील्ड लाइंस, उससे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो हर पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर रहे। किसके परपेंडिकुलर? गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर रहे। ठीक, ये तो बात हुई गॉसियन सरफेस की। अब आगे देखो, अब कोई कहे गॉसला के बारे में और क्या क्या बातें होंगी। ठीक है, किसके? गॉसला के बारे में और क्या बातें होंगी। पहला कि जो चार्ज मस्ट बी ऑफ इनसाइड, चार्ज कैसा होना चाहिए, इनसाइड का। ठीक है, जैसे ये कि मैंने सरफेस बनाया, यहां मैंने Q1 चार्ज रखा और यहां Q2 चार्ज रख दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्लक्स बताइए फाई, तो फाई क्या होगा, वो होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सही, फाई इज इक्वल टू, अगर आप Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फाई आपका Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो क्या होगा, जो आपका जो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं वो सही है क्योंकि वो चार्ज इनक्लोज्ड है, लेकिन जो Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जो Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आउटसाइड का चार्ज है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय Q1 एंड Q2, फील्ड will be produced by Q1 and Q2, फील्ड दोनों से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मतलब E in Gauss law must be due to all charges, be due to all charges। अब ऑल चार्जेस में चाहे आप अंदर का लो या बाहर का लो, दोनों से। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका, E इंटू A बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q आपका क्या है, इन,
लेकिन ई क्या है, ई आपका रिजल्टेंट, ई आपका क्या है, रिजल्टेंट। अब पता है आप जो ये रिजल्टेंट लिखो, अब पता है इसमें आप इनसाइड भी लेते हो तब भी ठीक, आउटसाइड भी लेते हो तब भी ठीक, रिजल्टेंट भी लेते हो तब भी ठीक, ई के लिए, ठीक है, ई के लिए आप कुछ भी लो सब ठीक, ठीक है, ई के लिए आप कुछ भी ले लो, सारी बातें आपके लिए सही, ठीक है। देखो क्योंकि बाहर आपके पता है, बाहर कोई भी चार्जेस, बाहर आपके कोई भी चार्जेस हो, बाहर वाले हमेशा नेट फील्ड। अब आपने कहा कि ये बताइए Q2 के लिए क्यों नहीं लिया गया, क्यों Q1 के लिए ही लिया गया, ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बताइए कि जो फ्लक्स लिया गया वो Q1 के लिए ही क्यों लिया गया, Q2 के लिए क्यों नहीं लिया गया, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों। आप देखो जरा, जैसे ये एक चार्ज है Q और ये गॉसियन सरफेस से इंक्लोज्ड Q1 में, और एक चार्ज यहां है Q2 बाहर है। अब समझो, अब आपने कहा बताइए जो इस सरफेस से फ्लक्स लिंक होगा वो Q1 से ही क्यों होगा, वाई नॉट Q2, ठीक है। अब आप बताइए, मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये अब आप मुझे बताओ इस Q1 के कारण, ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इस सरफेस पे इस Q2 के कारण फील्ड लाइन इधर जाएंगी और एरिया वेक्टर भी इधर आएगा, इसके कारण Q2 के कारण। अच्छा मैं पूछूं यहां क्या होगा, तो आप कहोगे यहां भी इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इस केस में देखो यहां पे क्या होगा, फील्ड लाइन आपकी इधर जाएंगी, एक फील्ड लाइन आपकी उधर जाएगी, या ऐसा समझो कि आपको पता है अगर Q2 है तो इससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ सारी जा रही है ऐसे, और एरिया वेक्टर अगर उस पे क्या होगा, तो एरिया वेक्टर उस पे क्या होगा, एरिया वेक्टर उसके जैसे यहां आप देखो, यहां जो फील्ड लाइंस इस सरफेस पे आएंगी, यहां ये फील्ड लाइन अंदर की तरफ आएंगी और ये इधर जाएगा। इस सरफेस पे क्या होगा, फील्ड लाइन इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। अरे भैया इस Q2 से सारी फील्ड लाइन इधर भागेगी और उस साइड उधर भागेंगी, कोई उधर सरफेस ले ले। तो इस सरफेस से देखो ये E की डायरेक्शन है, ये A की डायरेक्शन है। अगर मैं आपसे फ्लक्स पूछूं तो आप कहोगे EA हो, लेकिन अगर मैं यहां पूछ लूं तो आप कहोगे ये A की डायरेक्शन, ये A है ये E है, और दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है, तो जो फाई होगा वो EA cos 180 हो जाएगा, यानी ये माइनस EA होगा। तो मैं आपसे टोटल फ्लक्स पूछ रहा हूं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा EA प्लस माइनस EA। तो बताओ कितना आया, 0 आया है, समझ में आया आपको। तो टोटल फ्लक्स यहां से कितना आ गया, टोटल फ्लक्स इस बाहर के चार्ज के कारण 0 आ गया, लेकिन अंदर के चार्ज के कारण, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है अंदर के चार्ज के कारण, देखो यहां भी फील्ड लाइन इधर जा रही है, यहां भी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो इसके कारण इस क्रॉस सरफेस पे, इसके कारण इस क्रॉस सरफेस पे क्या है, चार्जेस सेम है। लेकिन ये टोटल फ्लक्स किसके कारण, टोटल फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्ज, ड्यू टू आउटसाइड 0, लेकिन E दोनों के कारण है, E जो है वो रिजल्टेंट के कारण है, ठीक है। तो E जो EA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q आपका क्या होगा, Q आपका होगा इनसाइड
लेकिन ई जनरली क्या होगा है, ई रिजल्टेंट होता है, या आप ना रिजल्टेंट लेना चाहो तो आउटसाइड या इनसाइड लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई जनरली क्या होता है, या ई ऐसे कह दो कि ई आपका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ठीक है। ई आपका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है दोनों का, क्योंकि Q2 के कारण तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा, Q2 भी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, समझो, फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन Q2 के कारण होने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। Q2 के कारण होने वाला फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अब जो पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, उसको देखिएगा कि Q in and Q out both are responsible for producing E on the surface, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, अंदर के भी और बाहर के भी, बट ओनली Q in is responsible for flux on the surface। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए, मतलब कि अब यहां एक पॉइंट देखो, नोट पॉइंट है कि अगर Q in चेंज, अगर Q in को चेंज कर रहे हैं आप, तो E and phi E both will change। क्या होगा, E and phi E both will change। लेकिन अगर Q out को चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, E will change but no effect on phi, but no effect on phi E। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। चलिए और पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर अगला पॉइंट कि इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is filled around the charge, then phi E should be Q in upon epsilon naught into K। क्या होगा, into K। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर ये जो phi E होगा, ये क्या होगा, does not depend upon the shape of body, upon the shape of surface।
शेप ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, या शेप ऑफ क्लोज बॉडी पे, ऐसे कह दो कि शेप ऑफ सरफेस या क्लोज बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एक कोई ऐसा है, इसके अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, तो फाई ई कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी कोई ऐसा आ जाए, इसके अंदर भी Q चार्ज रखा है, तब भी फाई ई कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई ऐसा आ जाए, ये Q रखा हुआ है, तब भी फाई ई कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि वो आपका किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो आपका सरफेस पे, सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस बात को आप समझ गए। अगली चीज बातें देखिए। अब देखो कुछ, देखो ये मान लेते हैं क्लोज सरफेस है, एक ये क्लोज सरफेस, ये आपका क्लोज सरफेस 1 है C1, ये क्लोज सरफेस है C2। अब यहाँ पे जो चार्जेस पुट किए गए हैं वो ऐसे पुट किए गए हैं, देखिए एक यहाँ पुट किया गया है Q1, एक यहाँ पुट किया गया है माइनस का Q2, और ऐसे ही आपके चार्जेस पुट किए गए हैं, ठीक है। एक आपका ऐसे ही चार्जेस आपके पुट किए गए हैं Q3, एक चार्जेस पुट किया गया है Q4, यहां पुट किया गया है Q5, और यहां पुट किया गया है Q6। अब आपसे कह रहा है फ्लक्स बताइए, आपसे कह रहा है फ्लक्स बताइए। तो फाई थ्रो C1, फाई थ्रो C1, अब पहले क्लोज सरफेस को आप देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर फाई थ्रो C2 कहा जाए, तो अब देखो C2 के अंदर चार चार्ज इनक्लोज है, 1 2 3 4, तो वो हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और कंडीशन देखिए आप, देखो ये कंडक्टर है, ये देखिए ये एक आपका कंडक्टर है, और इससे फील्ड लाइंस आपको मान लेते हैं गिवन, कि फील्ड लाइंस आपकी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ आपकी जा रही है, और ये भी क्लोज सरफेस बना हुआ है। ये क्या है आपका, ये क्लोज सरफेस बना हुआ है। तो आपको पता है कंडक्टर से लिंक यहाँ Qn क्या हो जाएगा, 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं होता। अगर कोई कंडक्टिंग यहाँ पे स्पेयर रखा गया है, तो चार्ज इनक्लोज नहीं होता, चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो Qn कितना होगा, 0। ऐसे ही मान लो किसी फील्ड लाइंस में ऐसे, ये देखो फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, और यहां पे एक ऐसे कंडक्टर रख दिया गया है, देखो यहां पे एक कंडक्टर रख दिया गया है, तो आपको पता है इसके भी क्या होगा, Q इन 0 होगा, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 0। फ्लक्स ये भी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर आपको पता है चार्ज लिंक नहीं होता है, ठीक है, चार्ज लिंक नहीं होता है।
अच्छा, अब लास्ट बातें किसके बारे में? लास्ट बातें करेंगे किसके बारे में? गॉस लॉ के बारे में। फिर ऑलमोस्ट उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर अच्छा, फिर देखो बोला जाता है कि गॉस लॉ एंड कूलॉम्स लॉ, Gauss law and Coulomb's law are equivalent to each other. Are equivalent to each other. एक दूसरे के क्या है? इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि गॉस लॉ को आप डिराइव कर सकते हो किसके हेल्प से? कूलॉम लॉ के हेल्प से। इसका मतलब क्या है कि गॉस लॉ कैन बी डिराइव्ड from Coulomb's law, can be derived from Coulomb's law। यार डिराइव करने का कितना आसान तरीका है, एक ये पॉइंट चार्ज ले लो और गॉसियन सरफेस बना दो। कोई पूछे आपसे कि इस सरफेस से लिंक जिसका एरिया ds है, ठीक है, ये चार्ज है, तो आपको पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण फील्ड लाइन यहाँ, एरिया वेक्टर यहाँ। तो अगर मैं कहूँ फाई ई, तो आपको पता है फाई ई क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फाई क्लोज आपका, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई ds, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? 0 का बन रहा है। ई बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा? ds। ठीक है, इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा आपका? ये ds। अब आप देखो फाई ई कितना होगा? ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। और ds आपको पता है ऐसे ds बहुत काट लेंगे। देखो ds बहुत सारे काट सकते हो। ये देखो ds ऐसे बहुत सारे काट सकते हो। तो आपको पता है ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा कर्व सरफेस बन जाएगा। और कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर या टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है आपका? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से देखो 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई ई कितना आ गया आपका? फाई ई आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई आपका आ गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही आपका क्या होता है? यही आपका गॉस लॉ होता है। तो आपने कूलॉम्स लॉ के हेल्प से क्या डिराइव कर दिया? गॉस लॉ को डिराइव कर दिया। ठीक है, कूलॉम लॉ के हेल्प से गॉस लॉ को डिराइव कर दिया। ठीक, ये बातें क्लियर है आपको? ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या होता था? कूलॉम्स लॉ कहता था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर होगा, और जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए देखो अब यहां से आप कुछ बातें और देखें। अब आप देखिए, अभी आपने लिखा कि जो फाई ई होगा वो q इन बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, फाई ई आपका होता क्या है? वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई ds। ठीक है, क्यों ऐसा लिया? क्योंकि थीटा को 0 डिग्री मान लिया। एक्चुअली में ये वेक्टर होता है। ठीक, अब आप देखो यहां से, अब अगर मैं दोनों को देखो, ठीक है, आप ये लिख लो या अभी आप चाहो तो ऐसे लगा दो, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, वहां मैंने थीटा 0 लिया था। अब आप देखो यहां अगर मैं इस फर्स्ट और ये सेकंड इसको अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं q इन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds वेक्टर। तो यहां से q इन कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? जरा इस फॉर्मूले को देखो, ये किसका फॉर्मूला आ गया? ये फॉर्मूला आपका आ गया चार्ज निकालने का। चार्ज निकालने का ये फॉर्मूला आपका आ गया।
अब जरा देखो लास्ट चीज में इस पे बताने जा रहा हूं, फिर आपका ये वाला टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब जरा देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, ये आपका Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4। अब देखो, अब देखिए यहां से मैं इस फॉर्मूले से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस के कारण है या नहीं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती है क्या वो सारे चार्जेस के कारण है? तो आप देखो, अब यहां आप देखो कि Q in उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, जो Q in है उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा वो होता है एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो इंटीग्रेशन, अब E पता है कौन कितने चार्जेस के कारण होगा, इनसे भी, इनके भी, इनके भी और इनके भी। E आपका चारों चार्जेस के कारण होगा। तो आप लिखेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, और यहां क्या लिखेंगे इनटू ds वेक्टर, इनटू ds वेक्टर। तो ये बात आपको समझ में आई। तो यहां से आपने ये भी देखा कि भले Q अंदर का आ रहा हो लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे से लिंक आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे से लिंक आ रहे हैं, इन सब के कारण जीरो हो जाएगा, इन सब के कारण जीरो हो जाएगा। जैसे आप अगर Q3 के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पता है Q3 के अकॉर्डिंग इस सरफेस पे, यहां देखो इस सरफेस पे फील्ड अंदर आएगी, एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं यहां देखूं इस सरफेस पे तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा और फील्ड भी क्या आएगी, बाहर आएगी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, EA, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, माइनस EA। तो दोनों के कारण जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जीरो। सिमिलरली Q4 के अकॉर्डिंग, ये Q3 से, Q4 से भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो नेट आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। गॉस लॉ यहां से आपका खत्म होता है। अब अगले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है, और गॉस लॉ का एप्लीकेशन के बाद आपको एक डाइपोल की वीडियो मिलेगी और जिसमें और एक वीडियो आपकी डाइपोल के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।